नमस्कार दोस्तों। आज की जो घटना, आज की जो वारदात है, वो प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा, प्रेम में ऐसा समर्पण की कहानी है जिसमें एक हिंदी में कहावत है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और पार उस पार जाना है। जैसा कि पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक बड़े घर की बेटी होती है और हीरो को उससे प्यार हो जाता है। फिर उसके परिवार वालों को पता चलता है और फिर परिवार वाले एक ब्लैंक चेक निकालते हैं, ब्लैंक, और फिर लड़के के सामने रखते हैं कि तुम इसको जितना पैसा चाहो भर लो और हमारी बेटी का पीछा छोड़ दो। लेकिन हीरो बाद में उनसे विद्रोह करता है, लड़ाई करता है और लास्ट में अपने प्रेम को पाने के लिए सारे प्रयास करके पा ही लेता है। लेकिन ये असली दुनिया अलग होती है और फिल्मी दुनिया अलग होती है। ऐसे में ये उसी से मिलती जुलती घटना है, उसी को रूपांतरित करती हुई घटना है। ये घटना है नोएडा के सेक्टर 18 में रहने वाले सरफाबाद एक गांव है, वहाँ पर रहते थे डीपी यादव, जो कि दूध का व्यवसाय करते थे। फिर धीरे धीरे उनको लोग मिले और उनका कारवां चल निकला। जैसा कि कहा जाता है कि लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो एक उनके मिले जिससे उन्होंने शराब के व्यवसाय में कदम रखा। फिर नोएडा सिटी बन रहा था, उसमें वहाँ जिनकी कीमती ज़मीनें थी, उन ज़मीनों के माध्यम से वो धीरे धीरे बहुत पैसा वाले, बहुत रसूख वाले व्यक्ति बन गए। फिर उन्होंने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के बाद विधायकी का चुनाव लड़ा और विधायकी के बाद दादरी विधानसभा, वहाँ से, और फिर 5 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, कैबिनेट मंत्री और प्रदेश में बहुत सा पावर, बहुत सा रसूख, बहुत सी ताकत, बाहुबली नेता। एक ऐसी पहचान बन गई कि एक टाइम एक ये भी कहा जाता था कि उप मुख्यमंत्री जैसा पावर इनका रहा। धीरे धीरे इतना ज़्यादा पावर बढ़ गया था कि लोग इनसे डरते थे, घबराते थे। ऐसे में इनकी एक लड़की होती है भारती यादव और एक आईएएस अधिकारी का बेटा नीतीश कटारा और भारती यादव गाजियाबाद के जो एक इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट कॉलेज होता है वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, एमबीए की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर दोनों की मुलाकात होती है। धीरे धीरे एक ही क्लास, एक ही कॉलेज में पढ़ने की वजह से दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और प्रेम हो जाता है। एक आईएएस अधिकारी, एक बाहुबली नेता की बेटी। ऐसे में यह प्यार परवान चढ़ने लगता है। धीरे धीरे उन लोगों की दोस्ती, उनका प्यार बढ़ता जाता है और कब 2 साल बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। एमबीए की पढ़ाई करने के बाद वह अपने घर वापस चली जाती है और नीतीश कटारा का पढ़ा लिखा परिवार था, सभी शिक्षित थे, सभी लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पर थे। इनके पिताजी आईएएस अधिकारी थे, रेलवे में तैनात थे और इनकी माँ शिक्षा अधिकारी थी। लेकिन इनका मन बिजनेस करने का होता है, तो ये बिजनेस के लिए पहले जॉब करना उचित समझते हैं और जॉब करने लगते हैं। जब जॉब करने लगते हैं तो उस समय मोबाइल तो बहुत कम लोग रख पाते थे। ऐसे में पत्रों का ज़्यादा आवागमन या सिलसिला चलता था। जब पत्र आते हैं, गुलदस्ते आते हैं, कार्ड आते हैं, तो भारती यादव नीतीश के घर भेजा करती थी। जब कार्ड ज़्यादा आने लगे, गिफ्ट ज़्यादा आने लगे, गुलदस्ते ज़्यादा आने लगे, पहले छोटे छोटे आते थे, फिर जब बड़े बड़े आने लगे, तो ऐसे में एक दिन इनकी माँ पूछती है कि इतना गुलदस्ते, इतने सब कार्ड, इतने सब विजिटिंग कार्ड कौन भेजता है, ग्रीटिंग कार्ड। तो वो बताता है कि भारती यादव डीपी यादव की पुत्री है, हमारी उनकी दोस्ती है। माँ, उसके पापा उसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मैं उससे शादी कर लूँ। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, वो रसूख वाले आदमी हैं, नेता आदमी हैं, पावर वाले आदमी हैं, उसकी बेटी से तुम्हारा संपर्क नहीं हो पाएगा, शादी नहीं हो पाएगी। तो वो बताता है कि नहीं माँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत संस्कारी लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है और वो अपने परिवार से अलग है, क्योंकि उसके घर में तो कभी ना उसको घुमाने ले जाया गया, उसके पापा तो कभी उसको चाट की दुकान तक चाट भी खिलाने नहीं ले गए, ना आइसक्रीम भी खिलाया। तो वो अपने परिवार से बिल्कुल अलग है
और वो संस्कारी लड़की है, तो वो कहते हैं जितने वो गुलदस्ता भेजती है उतनी तो तुम्हारी सैलरी भी नहीं है। तो कहता है नहीं, वो माँ सब एडजस्ट कर लेगी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो माँ कहती है कि चलो मेरा तो आशीर्वाद है, लेकिन कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे ये दोनों परिवारों की बेइज्जती हो। माँ का जब आशीर्वाद मिल जाता है तो धीरे धीरे बात चलती रहती है। उधर एक गाजियाबाद में शादी समारोह था। शादी समारोह में दोनों परिवार का निमंत्रण था, तो जिसमें नीतीश कटारा अपने दोस्त के साथ जाता है। उधर डीपी यादव का पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनकी और भारती यादव की बहन विकास यादव और एक डीपी यादव का भांजा, सभी लोग पहुंचते हैं। और शादी समारोह बढ़िया सा खुशी का माहौल था, कोई डांस कर रहा था, कोई खाना खा रहा था। ऐसे में जब मौका पाती है भारती तो वो नीतीश से बात करने लगती है। जब वो बात कर रही थी तो विकास इस चीज़ को देखता है। अच्छा, विकास ने पहले भी ये चीज़ मना की थी कि तुम भारती से दूर रहो, लेकिन नीतीश ने उसको हल्के में लिया था। ऐसे में वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो शादी समारोह से बाहर जाता है। पहले वो अपने विशाल के साथ दोनों लोग शराब पीते हैं और प्लान करते हैं कि ऐसे नहीं मानेगा, इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। ऐसे में वो फिर विशाल वहाँ से अंदर आता है। उस समय नीतीश खाना खा रहा था और खाना खाते समय उसको कुछ कान में बताता है। नीतीश खाना छोड़कर उसके साथ बाहर चला जाता है। जब नीतीश बाहर जाता है तो गाड़ी उनकी टाटा सफारी खड़ी हुई थी, गाड़ी में बिठाता है तो वहाँ पर सुखदेव पहलवान नाम का व्यक्ति उस गाड़ी में पहले ही बैठा था। विकास, विशाल और सुखदेव और नीतीश चारों लोग जब गाड़ी में बिठा लेते हैं तो उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाता है और फिर उनको ले जाया जाता है गाजियाबाद से 80-90 किलोमीटर दूर जिला बुलंदशहर, वहाँ की एक तहसील है खुर्जा, वहाँ का एक जंगली पुलिया का इलाका, जहाँ पर उसको बहुत बेतहाशा मारा जाता है। और मारने के बाद बताया गया है कि वो हथौड़े से भी उस पर प्रहार किया गया था। उसके बाद पेट्रोल डालकर उसको जब वो मर जाता है तो उसको जला दिया जाता है और जलाने के बाद ये सभी लोग अपने घर चले आते हैं। इधर जब नीतीश घर नहीं लौटा तो उनकी माँ चिंतित होने लगी। वो दोस्त भी नीतीश को ढूंढ रहा था, वो भी ढूंढते ढूंढते घर तक पहुंचा कि नीतीश नहीं मिल रहा है। माँ भी चिंतित थी, तो वो तुरंत भारती यादव को फ़ोन मिलाती हैं। तो भारती कहती है हाँ, शादी में तो आया था, मेरी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चल गया, उसका कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। तो वो सलाह देती हैं कि आप मेरे पापा डीपी यादव से बात कर लो। तो उनकी माँ, नीतीश की माँ श्रीमती नीलम कटारा जी डीपी यादव को फ़ोन मिलाती हैं, लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठता है। फिर वो और घबरा जाती हैं। ऐसे में वो तुरंत गाजियाबाद के कबीरनगर थाने में जाकर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं, जैसा कि रंग, रूप, कद काठी, कैसे कपड़े पहने हुए था, फ़ोटो सभी देकर मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। फिर पूछताछ का दौर जारी होता है। इधर पूछताछ का दौर चल ही रहा था तो कुछ लोगों को द्वारा गवाही मिलती है कि जो नीतीश है वो विशाल के साथ जाता हुआ देखा गया था। ऐसे में सभी ये नीलम जी भी बताती हैं कि कहीं ना कहीं मेरे इस केस में डीपी यादव के परिवार का हाथ हो सकता है। पुलिस लेकिन रसूख का पद होने के कारण इतनी जल्दी बिना साक्ष्य या बिना सबूत या बिना किसी एविडेंस के हाथ डालना उचित नहीं समझती थी और ना ही हिम्मत जुटा पा रही थी। ऐसे में पता चलता है अज्ञात सूत्रों से कि एक लाश बुलंदशहर के खुर्जा में पड़ी है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो लाश पूरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन उसका बायां हाथ जलने से रह गया था। जब उसमें उस लाश उसी हिसाब की मिलती है, कद काठी और कपड़े के हिसाब से, तो इनकी माँ को बुलाया जाता है। तो माँ जब पहुँचती हैं तो देखती हैं, लेकिन वहाँ पर वो हाथ में अंगूठी पहने हुए था और घड़ी भी बरामद होती है। अंगूठी और घड़ी से ये तो पहचान लेती हैं कि ये लाश मेरी है, लेकिन उनको लगता था कहीं लाश बदल न दी जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि इसके पहले भी जो विकास यादव है वो जेसिका लाल मर्डर में
संलिप्त था या नहीं संलिप्त था, लेकिन उसका नाम आया था। ऐसे में उनका परिवार से सभी लोग बहुत डरते थे कि कहीं सबूत या साक्ष्य कोई मिटा नहीं दिया जाए। तो वो अधिकारी परिवार से ताल्लुकात रखती थी, अच्छे अच्छे लोगों से उनके संपर्क थे, तो वो पता लगवाती हैं कि डीएनए कहाँ पर होता है। इससे डीएनए वो स्वयं करवाती हैं और सरकार भी डीएनए करवाती है। और डीएनए कराने के बाद पूर्णतया यह पुष्टि हो जाती है कि ये लाश नीतीश कटारा की ही लाश है। लेकिन एक बहादुर माँ, एक ब्रेव माँ, एक ताकतवर माँ बिल्कुल नहीं रोती और वो इंसाफ के लिए लड़ाई शुरू कर देती है। लाश को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, वहीं पर डीएनए जांच भी होती है। और उसके बाद जो गुमशुदगी की रिपोर्ट थी वह हत्या में परिवर्तित हो जाती है और मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाता है। जैसा कि उनकी माता ने आरोप लगाया था, उस आधार पर और कुछ लोगों के गवाहों के आधार पर विशाल और विकास को ग्वालियर के एक स्टेशन के पास पकड़ा जाता है। और पकड़ने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस, पकड़ती तो मध्य प्रदेश पुलिस है, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश पुलिस गाजियाबाद लाती है, जहां पर वो दोनों लोग अपना गुनाह कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन फिर गुनाह कबूल करने के बाद भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत उनको जेल भेज दिया जाता है। फिर मुकदमे का दौर शुरू होता है। जब मुकदमे का दौर शुरू होता है तो बहुत से गवाह जिन्होंने उस समय बताया था कि ये विशाल यादव के साथ जाते देखा गया था, वो लोग अपने गवाही से पलट जाते हैं, क्योंकि डीपी यादव का इतना ज़्यादा रसूख था, इतना ज़्यादा पावर था, इतने ज़्यादा ताकतवर लोग थे कि उस समय ये खबरें कोई न्यूज़ चैनल पर भी नहीं चला रहा था। एक किसी चैनल को ये पता चल पाया था कि जो उन्होंने बयान दिया था, लेकिन वो भी डीपी यादव के रसूख के कारण नहीं चला सकता था। ऐसे में इतने ताकतवर मंत्री, इतने ताकतवर नेता के सामने किसी के हिम्मत नहीं थी। 4 गवाह जिन्होंने पुष्टि की थी तो उसमें से 3 गवाह पलट जाते हैं। ऐसे डर अभाव की वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट में, यहाँ पर दिल्ली गाजियाबाद सेशन कोर्ट में इनका मुकदमा चल रहा था, जिससे नीतीश की मां डर जाती हैं और वो अपने केस को दिल्ली ट्रांसफ़र करने की गुजारिश लगाती हैं। और दिल्ली फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा चलता है। और मुकदमे के बाद फिर उनको 30 साल की सज़ा और जुर्माना लगाया जाता है, और सुखदेव पहलवान के ऊपर 25 साल की सज़ा और जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे में बयान फिर हाई कोर्ट में जब ये केस चल रहा था, उसमें भारती के बयान की भी आवश्यकता पड़ती है। तो पुलिस इनके घर सम्मन कोर्ट से जारी होता है, क्योंकि बार बार उनकी मां कहती थी कि भारती के एक बार बयान हो जाएं। तो वकीलों के कहने पर जज साहब उनको सम्मन जारी करते हैं। तो जब सम्मन डीपी यादव के घर जाता है तो वो जिस दिन से ही हत्या हो गई थी उसको उन्होंने लंदन भेज दिया था। वो कहते हैं मुझे नहीं पता, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो कहाँ है। और सम्मन पे सम्मन जारी होता है, लेकिन भारती यादव कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होती है। जब कोर्ट में बहुत बार प्रस्तुत नहीं होती है तो लास्ट में फिर ये जारी किया जाता है, अगर नहीं जा आएगी तो वीज़ा निरस्त कर दिया जाएगा और उसको भगौड़ा घोषित कर दिया जाएगा। इस डर की वजह से भारती यादव कोर्ट में आती हैं और बताती क्या है कि हाँ मेरी दोस्ती थी, और लेकिन प्यार जैसी कोई बात ना थी। अच्छा, उसके बाद वो जो ग्रीटिंग, वो जो फूल, वो जो गुलदस्ते, वो सब दिए जाते हैं उनके आधार पर और लोगों के बयान। लेकिन इसमें एक गवाह था जिसके यहाँ शादी समारोह था, निधि का भाई, उसको भी बहुत डराया धमकाया जाता है, लेकिन वो गवाही देता है। और गवाहों, साक्ष्यों और जो भी एविडेंस मिले हुए थे उनके आधार पर मुकदमा चलता है और उन लोगों को 30 साल की सज़ा होती है। इसके लिए फिर ये लोग हाई कोर्ट में भी अपील करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट भी इसको ऑनर किलिंग ही मानता है और ऑनर किलिंग के कारण इनकी सज़ा को बरकरार रखता है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनको ऑनर किलिंग से मानने से मना कर देता है। जबकि नीलम कटारा, जो नीतीश कटारा की माँ जी थी, वो जब सुप्रीम कोर्ट जाती हैं तो फांसी की सज़ा इन लोगों को दिलाने के लिए तत्पर थी।
तो इस केस में लेकिन वो इसको ऑनर किलिंग सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता और इनकी सज़ा को 25 साल कर देता है और सुखदेव की सज़ा को 20 साल कर देता है। वो सभी लोग अभी सज़ा काट रहे हैं। और इस केस में सबसे एक बहुत चौंकाने वाली बात ये रही कि जब इनका 2002 में घटना हुई थी, उससे 2002 के 2004 के बीच इन दोनों लोगों को पैरोल पर 66 बार पैरोल मिली, जिससे ये लोग बाहर आए, जो बहुत ही सोचने वाली बात थी। इससे ये पता लगता है कि वकील रसूख पावर के दम पर आदमी 66 बार पैरोल भी मिल जाती है। और इसमें एक बहुत बड़े पत्रकार हैं शम्स ताहिर खान, जो क्राइम तक न्यूज़ चैनल चलाते हैं। वो बताते हैं कि मेरी वो सिपाही से बात हुई थी जो मध्य प्रदेश से उन दोनों को लोगों को लेके आ रही थी। तो वो बहुत फर्राटेदार इंग्लिश विकास यादव बोल रहा था, बहुत ही तहजीब वाला लड़का था। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि यार आप अच्छे घर से हो, आप पढ़े लिखे हो, आपके बात करने का तरीका है, आप नॉलेजफुल हो, तो इतने प्रकार का घटनाक्रम क्यों कर दिया? तो वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे परिवार की ऐसी पृष्ठभूमि रही, मेरे आसपास का ऐसा माहौल रहा कि उसकी वजह से मेरे मन में इस प्रकार के घटनाक्रम करने का ख्याल आता रहा। तो ये घटनाक्रम एक नौजवान लड़का जो एक लड़की से सिर्फ प्यार करता है, प्यार पूरी तरह से परवान भी नहीं चढ़ पाता, उससे पहले उनके परिवार वालों को पता चल जाता है और परिवार वाले एक ऐसे घटनाक्रम को इल्ज़ाम दे देते हैं जिससे एक हंसता खेलता परिवार का नौजवान लड़का ईश्वर को प्यारा हो जाता है। और ये घटनाक्रम ने पूरे देश को हिला के रख दिया था कि प्यार में क्या ऐसा भी होता है, दो दिलों का मिलन, दो दिलों को आगे की रास्ता, और उसमें इस प्रकार का एक घटित कृत्य, घटित वारदात, घटित घटनाक्रम। लेकिन इस पूरे केस में अगर देखा जाए तो सबसे बड़े ताकत की महिला, बहादुर महिला, ब्रह्म महिला श्री नीलम कटारा जी, जो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए कभी भी टस से मस नहीं हुई और फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक वकीलों को करना, टाइम टू टाइम पैरवी करना, टाइम टू टाइम डेट पे जाना और पूरे केस में बिल्कुल एक बहादुर महिला की तरह, एक ताकतवर महिला की तरह, एक जागरूक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला की तरह वो लड़ती रही और लास्ट में उनकी जीत हुई। और जिन लोगों ने कृत्य किया था उनको कोर्ट ने सज़ा दी, लेकिन वो चाहती थी कि उनको फांसी मिले, जैसा कि नहीं हो पाया। लेकिन ये दो दिलों के मिलन की कहानी थी, जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई कि मौत का तरीका कि उसको जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया या मरा मारने के बाद जलाया गया, तो इसकी तो पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन ये बहुत ही उस समय का घटित कृत्य था और जिसकी वजह से इन लोगों को, तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि प्यार जवानी जो के जोश में नवयुवक और नवयुवतियाँ कर बैठते हैं, लेकिन जब जाति, धर्म, ऊंच नीच या बराबरी या छोटे का भाव पाया जाता है, उसमें लड़की और लड़के पक्ष के लोग मना कर देते हैं। और ऐसे में कभी कभी इस प्रकार के घटनाक्रम हो जाते हैं। तो ऐसे घटनाक्रम में दोनों लोगों को समझना चाहिए, परिवार की अनुमति लेनी चाहिए और अगर इस प्रकार की वारदात होने की संभावना हो तो सावधान भी रहना चाहिए। ऐसी घटनाओं से सभी लोग सावधान रहें, जागरूक रहें, सतर्क रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। ये घटना नीतीश कटारा हत्याकांड से संबंधित जो घटना या वारदात के बारे में जो मैंने विश्लेषण किया वो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और लास्ट में मैं ये भी बताना चाहूँगा, मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाना या किसी भी व्यक्ति को गिराना या समाज में उसको प्रकाशित करना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि सभी लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।